तंस ने हंसते हुए कहा, अच्छा बच्चों, आप चाहे कितने भी बड़े हो क्यों ना हो जाओ, मैं तो आपको छोटू टाइगर ही बोलूँगा। चलो अब चलकर आपके मम्मी और पापा से मिला जाए। ये बोलकर तंस लिविंग हॉल में गया। वहाँ पर एक कपल बैठा हुआ था। ये देखकर वो बोला, क्या बात है, सडन तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? इस पर वो लड़की बोली, अब तुझे तो अपनी बड़ी बहन की याद आती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपने भाई को याद कर लूँ। और वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है, और तेरा क्या भरोसा तू आए या ना आए। तंस हंसते हुए बोला, ये अच्छा है, राखी में अभी लगभग 1 महीना है। वैसे बहाना अच्छा निकाला तूने। वो लड़की बोली, ये सब छोड़, मैंने सुना है कि तुझे कोई लड़की पसंद आ गई है। तंस बोला, अब आप पॉइंट पर आई है ना, और इस देव के बच्चे से तो ये बात भी नहीं छुपी। उसकी डोर काटनी पड़ेगी, अब उसकी अक्ल ठिकाने लगेगी। वो लड़की बोली, खबरदार जो ऐसा कुछ किया तो। तंस बोला, क्यों ना करूं? अभी तो यह बात उसने सिर्फ आपको बताई है, क्या होता अगर उसने ये डैड को बता दी होती तो? उस लड़की के हस्बैंड ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है साले साहब, डैड सीधा बारात लेकर उसके घर पहुंच जाएंगे। तंस बोला, नहीं दानिश जीजू, मुझे अभी डैड को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि अभी मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी लाइफ में कोई है या नहीं। दानिश बोले, हाँ, और आप किसे इम्प्रेस कर रहे हैं मुझे ये भी पता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो मैं आपको अच्छे से सिखा दूँगा कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करते हैं। वो क्या है ना, इन सब में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। दानिश तंस की बड़ी बहन के पति था, जिसकी एज लगभग 34 वर्ष होगी, हाइट 6 फुट और दिखने में हैंडसम भी था। तंस की बड़ी बहन का नाम तन्वी, जिसकी एज 28 साल होगी, वो दिखने में बहुत सुंदर और स्टाइलिश थी। इनकी बच्ची का नाम कुहू, एज 5, दिखने में बिल्कुल क्यूट सी। दूसरी तरफ सुबह का वक्त इसकी और मिसा कॉलेज में थे, तभी इसकी के पास करण आया और बोला, इसकी एक और प्ले होने वाला है, तो क्या तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना है? इसकी मना करते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी है और क्लासेस भी। करण ने कहा, अच्छा चल कोई नहीं, वैसे मुझे पता नहीं था कि तू इतना अच्छा बॉक्सिंग करती है। इसकी बोली, अभी कहाँ, अभी तो मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई थी, तो वापस फॉर्म में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी और करण हंसकर बातें ही किए जा रहे थे, तभी वहाँ से तंस गुजर रहा था और उसकी नज़र उन दोनों पर चली गई। इसकी को करण से हंसते हुए बात करते देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी। इन दिनों जब से तंस ने कॉलेज खरीदा था, तब से वो किसी न किसी बहाने से इसकी को देखने, उससे बात करने रोज़ कॉलेज आ जाया करता था, और ऑफिस का ज़्यादातर काम वो रात में करता, जिस वजह से देव उसे मन ही मन 100 से भी ज़्यादा गालियाँ दिया करता था। पर मन की बात कहाँ सामने वाले को समझ आती है। ठीक उसी तरह से तंस को भी उसकी गालियों से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। तंस उसे देखकर मन में सोचते हुए बोला, कहीं करण ही तो इसकी का बॉयफ्रेंड नहीं है? वैसे भी देव ने कहा था कि ये उसके क्लोज हैं, तो चांस तो यही है ये उसका बॉयफ्रेंड हो। अगर ऐसा है तो मुझे इसे उससे दूर करना होगा, बहुत दूर। यह सोचकर तंस वहाँ से चला गया। इसकी और करण की बातें करते हुए अपने क्लास में आ गए। राजवीर के ऑफिस में राजवीर अपने चेयर पर बैठे कर समर की लाइव हुई रिपोर्ट देख रहा था, और वो भी उसके सामने खड़ा था। जब वो रिपोर्ट पढ़ लिया तो समर बोला, सर मैंने पहले ही कहा था इसे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आपने उसे जाने दिया। अब ये फिर से वापस आ रहा है और आपको ही टारगेट कर रहा है। राजवीर ने आराम से कहा, तुम्हें याद है समर, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि ये सांप है, दोबारा फन ज़रूर उठाएगा। बस यही कर रहा है वो इसमें इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। समर ने चिंता करते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना है सर? इस बात को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें अभी तक पता नहीं कि ये केशव दीवान की हेल्प कौन कर रहा है, और तो और उस दिन के बाद संजना का फिर से पता नहीं चल रहा है, और वो ज़रूर रोहित को निकालने की कोशिश करेगी। राजवीर ने कहा, यह सब इतने ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले गौतम रंधावा के बारे में पता करो और उसे घर से और घर के हर एक मेंबर से दूर रखो। राजवीर और समर बात ही कर रहे थे, तभी उसके केबिन का गेट खुला और एक लड़का बिना नॉक किए अंदर आ गया। ये देखकर समर बोला, तुमसे 1000 बार कहा है कि सर के केबिन में नॉक करके आया करो। वो लड़का समर को इग्नोर करके राजवीर को ग्रेट किया और फिर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसकी हरकतें देखकर समर एकदम चिढ़ गया और राजवीर से शिकायत करते हुए बोला, सर ये हमेशा से सारे रूल तोड़ता है। इस बार भी आपने इससे कहा था कि राठौर को जिंदा पकड़ ले, पर इसने उसे बेरहमी से मार दिया। वो लड़का बोला, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने बॉस के खिलाफ कहा
और इन पर अटैक करने की कोशिश की। राजवीर अपने कड़क आवाज़ में बोला, पर मैंने तुमसे उसे जिंदा पकड़ने को कहा था रॉकी। रॉकी ने कहा, सॉरी बॉस, लेकिन उसने आपको मारने की कोशिश की थी। क्या होता अगर आप उस दिन उसी कार में बैठ जाते जिसमें बॉम्ब था। पहले उसे जिंदा ही पकड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन जैसे ही मुझे वो सब याद आया मैंने उसे मार दिया। और तो क्या कोई भी आपके खिलाफ कुछ करेंगे की कोशिश करेगा तो उसका वही हर्ष होगा। राजवीर रॉकी की बात पर कुछ नहीं बोला और अपना काम करने लगा। उसे पता था कि वो उसे नहीं समझा सकता था। रॉकी राजवीर को 15 साल की उम्र में मिला था। उस वक्त उस पर किसी खून का इल्ज़ाम था, पर वो बार बार सबको यही कह रहा था कि खून उसने नहीं किया, वो तो सिर्फ 15 साल का बच्चा है। उसे उसका मालिक फंसा रहा था, पर उसके ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था और इन सब से बचने के लिए वो सबकी नज़र से बचकर वहाँ से भाग गया और 2 दिन तक भूखा प्यासा भटक रहा था और सबसे छिप रहा था। तभी वो राजवीर से टकराया और उसकी कार से सामने बेहोश हो गया। उस समय उसने उसकी मदद की थी और उसे सबसे छिपाया था। आज रॉकी अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम था, पर किसी को ये नहीं पता था कि उसका भी कंट्रोल राजवीर के पास था। बहुत कम लोग ही इस बात को जानते थे कि राजवीर की पहुंच माफिया तक भी है। रॉकी ने जब देखा कि राजवीर ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया तो वो धीरे से बोला, सॉरी बॉस, पर आप जानते हैं कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अगर उसने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो आज वो जिंदा होता। राजवीर ने अपना काम करते हुए कहा, अपने गुस्से को पालना सीखो रॉकी, वरना एक दिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें पाल लेगा। तभी राजवीर का फ़ोन रिंग हुआ और उसने देखा कि उसमें इसकी कॉल कर रही थी। राजवीर ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा तो रॉकी हड़बड़ाकर अपनी चेयर से उठते हुए बोला, हम जा रहे हैं बॉस, आप बात करिए। ये बोल रॉकी अपने साथ समर को लेकर जल्दी से केबिन के बाहर भाग गया। वो भागता हुआ जा रहा था, तभी वो एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की गिरने ही वाली थी कि रॉकी ने उसे पकड़ लिया। लड़की डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। ये देखकर रॉकी आराम से बोला, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो क्योंकि तुम गिरी नहीं। ये सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखें खोली तो रॉकी मानो उसकी आंखों में खो गया। तुम अपनी आंखें खोल सकती हो क्योंकि तुम गिरी नहीं। वो लड़की फिर खड़ी होकर रॉकी को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली गई। रॉकी को तब तक होश नहीं आया जब तक वो लड़की वहाँ से चली नहीं गई। समर पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ, कहीं दिल तो नहीं खो गया न? रॉकी समर के इस सवाल पर बिना कुछ सोचे समझे हाँ में गर्दन हिला दिया। ये देखकर समर हंसने लगा तो वो तुरंत बोला, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, मुझे अच्छी लगी वो, और वैसे भी तुम अब शादीशुदा हो तो इसीलिए मुझे तुम पर हंसना चाहिए। ये सुनकर समर बोला, हाँ तो हंसो, मैंने कब मना किया। रॉकी कुछ नहीं बोला और दोनों अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ करण क्लास ले रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गया और खुद में ही बोला, क्या इतनी जल्दी कैसे। करण के बगल में इसकी बेटी हुई थी। करण का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो बोला, क्या बात है करण, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये सुनकर करण उदासी से बोला, अरे यार डैड चाहते हैं कि मैं क्लोज के साथ साथ ऑफिस का भी काम सीखूं तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद करण को कहा था तब तो डैड भी मान गए, लेकिन अभी उन्होंने मैसेज किया है कि मुझे मुंबई जाना है, वहाँ की फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, उसे देखना जाना है। इसकी बोली, ओह कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हें नोट्स भेज दूँगी। करण बोला, ओके थैंक्स, वैसे मुझे आज शाम को ही निकलना होगा तो मैं आगे की क्लास नहीं ले पाऊँगा। इसकी बोली, कोई बात नहीं। तंस अपने केबिन में बैठा हुआ था, सामने देव खड़ा हुआ था। खड़ा होकर बोला, सर आपने जैसा कहा जैसा कर दिया, वो आज शाम को ही इस शहर से चला जाएगा। तंस बोला, गुड। तंस अभी भी कॉलेज में ही था। उसने कॉलेज में ही अपने लिए एक केबिन बनवा लिया था जिससे उसे ज़्यादा परेशानी ना हो। कॉलेज उसी का था तो कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। देव अपने मन में बोला, दी भी यहाँ आकर अपने प्यारे भाई को नहीं सुधार पाई, मतलब हद होती है। बेचारे एक लड़के से दुश्मनी कर रहे हैं और वो भी बिना उसे बताए। तंस अपनी रोबदार आवाज़ में बोला, तुम फिर से दिन में सपने देखने लगे। एक बात बताओ, ये तुम दिन में जागते हुए किसके सपने देखते हो, चंद्रमुखी या पारो? उसकी आवाज़ सुनकर देव होश में आते हुए बोला, क्या सर आप भी? मैं क्यों किसी लड़की के सपने देखूंगा, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। फिर देव अपने मन में बोला, चंद्रमुखी या पारो, इनके रहते मुझे एक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तंस ने आगे कहा, अच्छी बात है,
अब अपने काम पर ध्यान दो और मुझे ये बताओ कि इस वक्त इसकी कहाँ पर है। देव बोला, सर इस वक्त मैम प्लेग्राउंड में है। ये सुनकर तंस अपनी जगह से खड़ा होकर चल दिया। वो सीधे प्लेग्राउंड में गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि इसकी वार्म अप कर रही थी। देव भी तंस के पीछे आकर खड़ा हो गया। देव सामने देखकर बोला, सर मैम के बारे में हमें ऑलमोस्ट सारी बातें पता चल गई हैं, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े कोच ने अचानक से इस कॉलेज को क्यों ज्वाइन किया। तंस बोला, अभी भी बहुत सी बात है जो हमारी नज़र से छूट रही है। फिर तंस धीरे धीरे चलकर इसकी के पास गया। उसने उसे देखकर ग्रीट किया और स्माइल करते हुए बोला, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं। इसकी बोली, मेहनत तो करना ही है सर, आखिर ये मेरा सपना जो है। तंस के मुँह से अपना नाम सुनकर देव की आंखें जो फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर को ही आप कहा था। देव अपने मन में बोला, पता नहीं इस प्यार में मुझे क्या क्या देखने को मिलने वाला है। बस मेरा तो भगवान से यही प्रे है कि मैम की लाइफ में कोई लड़का ना हो, वरना सर तो देवदास बन जाएंगे। इसकी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है और मैंने आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा था। तंस ने मजाकिया लहजे में कहा, कोई बात नहीं, अब बोल दो। ये सुनकर इसकी स्माइल करते हुए बोले, थैंक यू सर। तंस बोला, नहीं ऐसे मज़ा नहीं आया। वैसे आपको नहीं लगता कि इसके लिए आपको मुझे एक ट्रीट देनी चाहिए या फिर सिर्फ एक कॉफ़ी कैसी रहेगी। तंस ये सुनकर इसकी कुछ देर में डूब गई। तभी उसके मन में मीसा की कही हुई बात याद आई, देख इसकी, तुझे ने ये तंस कपूर में कुछ गड़बड़ लगती है तो इससे दूर थोड़ी दूर ही रही हो। इसकी अभी मीसा की कही हुई बात ही सोच रही थी, तभी उसे तंस की आवाज़ आई जो उसे बोला, मैं सिर्फ कॉफ़ी के लिए बोल रहा हूँ, इसमें इतना क्या सोचना। तंस की बात को सुनकर इसकी खुद से बोली, हाँ यार, इसकी एक कॉफ़ी की ही तो बात है और मीसा हर वक्त आलतू फालतू बातें सोचती हैं और उसकी वजह से तू भी वही सब सोचने लगते हैं। चल छोड़, तू उसे इग्नोर कर। इसने अपना मन बनाते हुए कहा, ठीक है सर। इसकी की बात पर तंस बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया और उसके साथ कॉफ़े पर चला गया। रात का वक्त, मीसा का रूम। वाट, तू उस तंस के साथ कॉफ़ी पर गई थी? तेरा दिमाग तो ख़राब तो नहीं हो गया ना? मैंने पहले ही तुझसे ये कहा कि मुझे उसमें कुछ तो गलत लगता है, पर तू है कि मेरी बात ही नहीं मानती। तुझे तो यही लगता है ना कि मीसा तो पागल है, उसके पास दिमाग ही नहीं है, हमेशा आलतू फालतू बातें सोचती हैं और बोलती हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रहे मिस्टर इसकी सिंघानिया, अगर तू किसी प्रॉब्लम में फंसी तो रोते हुए मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। मीसा गुस्से से इसकी के ऊपर चढ़ते हुए बोले जा रही थी। वो जो इस वक्त मीसा के बेड पर बैठी हुई थी, वो ऑलमोस्ट बेड पर लेट गई थी, क्योंकि वो उसे उंगली दिखाते हुए उसके ऊपर चढ़कर सारी बातें बोल रही थी। इसकी बोली, अरे मिसी, हट मेरे ऊपर से। ये बोल इसकी ने मीसा को धक्का दिया। फिर इसकी उठकर बैठी हुई और बोली, बस इसीलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी, मुझे पता था कि ये सब सुनते ही तूने पागल हो जाना है। मीसा बोली, पागल नहीं हूँ तो क्या करूँ? सच कहूँ तो अब मुझे लगता है कि मैं सच में उस वक्त पागल हो गई थी जब मैंने तुझसे दोस्ती की थी। दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। इसकी बोली, अच्छा जी, जैसे मुझे तो उस वक्त सोचकर बहुत खुशी होती है। मीसा बोली, ओ हेलो, तुझे तो खुशी होनी चाहिए। आखिर यही कारण है जिसकी वजह से भाई तेरी लाइफ में आए, जिनके कारण तू आज हद से ज़्यादा बिगड़ गई है। इसकी ने अपना मुंह बनाकर कहा, बाय द वे। मीसा इसकी के बगल में बैठे हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़, अब ये बता क्या हुआ, क्या कहा उसने? इसकी बोली, कुछ नहीं यार, जस्ट नॉर्मल बातें। वो मेरे पास्ट के बारे में पूछ रहे थे, जैसे मैंने स्कूलिंग कहाँ से की है और कॉलेज का डिसाइड कैसे लिया एक्ट। मीसा ने इसकी से पूछा, और बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा? इसकी बोली, हाँ। मीसा ने एक बार फिर से शिकायतों का पिटारा खोलते हुए कहा, देखा, मैंने कह रही हूँ ना कि कुछ तो गड़बड़ है और तू मान नहीं रही है। वो कल का आया हुआ लड़का आते ही अचानक से कॉलेज खरीद लिया और ऊपर से तुझ पर हद से ज़्यादा मेहरबानी, तुझ पर से बैन हटवा दिया और आज कॉफ़ी के लिए भी पूछ लिया। क्यों भाई? कॉलेज में तो बहुत से बच्चे जो उसे बहुत सारे मेडल लाकर दे सकते थे, पर नहीं, उसे उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है। बस अब देखो तेरे लिए आगे खींचे घूमता है। इसकी ने मीसा को समझाते हुए कहा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है और कुछ नहीं। आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात नॉर्मल है, तो उन्होंने भी नॉर्मली मुझसे पूछ लिया, वाट ए बिग डील। और वैसे भी वो अमीर है, गुड लुकिंग है, तो वो मेरे पीछे क्यों आएगा? उसे तो कोई भी मिल जाएगी। मीसा बोली, ओ मैडम,
कल तक तो तू खुद को मिस यूनिवर्स समझती थी और आज मेरी तेरी समझ कहाँ गई? और तुझ में कोई इंटरेस्ट क्यों लेगा? ये बात तू जाकर एक बार भाई से पूछ। भाई उस तंज कपूर से ज़्यादा हैंडसम और अमीर है। शिटिल, जब उन्होंने तुझे पसंद किया तब तो तूने ये सब नहीं सोचा था। इसकी अपना हाथ जोड़ते हुए बोली, अच्छा यार ख़त्म करिए बात, हो गई गलती, अब क्या कर सकते हैं। मिसा बोली, आगे से मुझे हर बात बताकर रही हो, वो भी खास करके इस मैटर में। ओके। इसकी बोली, ओके डन, अब मैं जाऊँ? मिसा ने जवाब दिया, ठीक है। इसकी उठकर अपने रूम में आ गई। वहाँ आकर उसने देखा कि राजवीर बेड पर लेटा हुआ था। ये देखकर वो थोड़ी शॉक्ड हो गई, क्योंकि इस वक्त वो अक्सर अपने स्टडी रूम रहता था या फिर सोफे पर बैठकर काम करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। इसकी राजवीर के पास जाकर बैठ गई और उससे पूछा, राजवीर आप ऐसे लेटे क्यों हैं? उसकी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। फिर इसकी को जवाब दिया, कुछ नहीं, बस आज मेरा रेस्ट करने का मन हो रहा है और आज ऑफिस में थोड़ा काम भी ज़्यादा था। इसकी बोली, अच्छा तो क्या मैं आपको मसाज दे दूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा? राजवीर ने डाउट करते हुए पूछा, तुम्हें मसाज करना आता है? इसकी ने प्राउडली कहा, जी हाँ, जब आप अच्छे से लेट जाइए। उसके बाद वो राजवीर की मसाज करने लगी और साथ ही साथ आज कॉलेज में क्या हुआ जो भी उससे बताने लगी। इसके का राजवीर को सारी बात बताना जैसे उसका डेली रूटीन बन गया हो। वो उसे कभी भी कोई बात नहीं छिपाती थी और उसने सारी बातें बता दिया करती थी। वो भी आराम से उसकी हर एक बात को सुनता और उसे समझता भी था। राजवीर उसे कभी भी कुछ करने से नहीं रोकता था। इसकी ने उसे तंज के साथ कॉफ़ी पर जाने वाली बात भी बताई और फिर उससे पूछा, मिसा को लगता है कि मैंने गलत किया, आपको भी यही लगता है क्या? राजवीर ने कहा, नहीं, किसी ने तुम्हारी मदद की है और तुमने सिर्फ उसे थैंक यू बोलने के लिए ये किया। इससे तुम्हारा मन साफ था और तुम्हें क्या पता उसके मन में क्या है। तो तुमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, लेकिन हाँ, सावधानी रखने में क्या जाता है। राजवीर की बात पर इसकी स्माइल करते हुए गाल पर किस करके बोली, आप ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। ये बोल इसकी ने राजवीर के लिप्स पर किस कर दी और दोनों एक दूसरे में खो गए। सुबह का वक्त। इसकी गुस्से में अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और राजवीर की तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देखकर वो उसके पास आया और बोला, आज सच में ज़रूरी काम है, नहीं तो क्या मैं आज संडे वाले दिन ऑफिस जाता? इसकी नाराज़गी जताते हुए वो बोली, मुझे क्या पता, आपका बस चले तो आप रात को भी घर ना आओ, ऑफिस में ही बस जाओ। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और इसकी के पास बैठ गया। थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखकर वो बोला, तो तुम ऐसे ही गुस्सा रहने वाली हो? इसकी फिर से ना राजगी वाले टोन में बोली, नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूँगी और मेरे गुस्से से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? राजवीर आखिरकार हार मानते हुए बोला, अच्छा बाबा, नहीं जा रहा हूँ मैं ऑफिस, लेकिन एक कंडीशन है, मैं यही मीटिंग लूँगा और इस पर तुम नाराज़ नहीं होगी। इसकी अभी भी राजवीर की तरफ नहीं देख रही थी, जिससे वो उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, इतनी छोटी नाक है तुम्हारी और इस पर हर वक्त गुस्सा रहता है। ये बोलकर राजवीर ने इसकी की नाक खींची तो वो चिढ़ गई और मुंह दूसरी तरफ कर ली। वो दूसरे उसे मनाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद हम घूमने चलेंगे। इसकी ज़्यादा कुछ नहीं बोली और जैसे तैसे वो उसे मनाकर स्टडी रूम में चला गया। आज संडे होने की वजह से इसकी अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए वो उठकर मिसा के पास चली गई। मिसा के रूम में रूही भी थी। रूही की नज़र जैसे इसकी पर गई, वो बोली, क्या बात है इसकी, तुम यहाँ? मुझे लगा था कि तुम आज भाई के साथ होगी। ये सुनकर इसकी बोली, आपको ऐसा लगा भी कैसे दी? राजवीर एक नंबर के वर्क होलिक हैं, छुट्टी वाले दिन भी अपने लिए काम लेकर बैठ जाते हैं। इसकी के मुँह से ये सुनकर रूही हंसने लगी। तभी मिसा बोली, चल कोई नहीं, हम कहीं घूमने चलते हैं। रूही बोली, तुम प्लान करो, मैं समर के साथ जा रही हूँ। मिसा चढ़ते हुए बोली, क्या बात है, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही जीजू के आगे पीछे हो रही है। रूही मिसा को ताना मारते हुए बोली, क्यों? तुम जब उस रेहान के आगे पीछे घूमती हो तो क्या मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ? दोनों बहनें फिर से आपस में लड़ने लगी। उनका शोर सुनकर अर्णव रूम में आकर बोला, लड़ क्यों रही हो तुम दोनों? इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। रूही मिसा की कंप्लेन करते हुए बोली, डैड मैंने कुछ नहीं किया, ये बस मिसा ने स्टार्ट किया है। मिसा भी शिकायत करते हुए बोली, अच्छा जी, सारी गलती मेरी है क्या, जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। अर्णव गुस्सा करते हुए बोले, अरे बस भी करो तुम दोनों, अब एक शब्द भी बोला तो देख लेना। इसकी चुपचाप बैठकर उन दोनों को देख रही थी कि कैसे वो दोनों लड़ रहे थे और अर्णव उन्हें डांट रहे थे। ये देखकर इसके बीच में, अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, हम सब कहीं घूमने चलते हैं। मिसा बोली, रियली, तुम्हें लगता है कि
सब मान जाएंगे। यहाँ किसी का एक मुंह फूलता है तो कभी दूसरे का, बस सब उन्हें मनाने ही रह जाएंगे। रूही बोली, तू चुप कर। आई थिंक इसकी का आइडिया अच्छा है, हम सभी जा सकते हैं। और रही बात बड़ों को मनाने की, तो वो डैड कर लेंगे और छोटों को हम मना लेंगे और भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करके इसकी मना लेगी। अर्णव बोला, चलो ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूँ कोमल जी और माँ को मनाने की। रूही बोली, ओके डन। मिसा बोली, हो गया, मुझे तो नहीं लगता कि कोई मानेगा। इसकी उसे धमकाते हुए बोली, तू अपनी जुबान बंद कर, समझी। उसके बाद अर्णव वहाँ से चले गए और कुछ घंटे बाद इसकी भी अपने रूम में गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि राजवीर अभी भी रूम में वापस नहीं आया था। ये देखकर उसकी छोटी आंखें हो गई और गुस्से से अपने वो स्टडी रूम में गई और वहाँ जाकर उसने देखा कि राजवीर अपनी कुछ फाइलों में काम कर रहा था। इसकी उसके पास जाकर उसके हाथ से फाइल छीनते हुए बोली, आपने तो कहा था कि आप जल्दी काम पूरा करके आ जाएंगे तो अब क्या हुआ। राजवीर अपनी आंखें ऊपर करके देखा तो सामने इसकी गुस्से से उसे देख रही थी। उसके बाद अर्णव वहाँ से चले गए और कुछ घंटे बाद इसके अपने पास जाकर हाथ से फाइल छीनने लगी और छीनते हुए बोली, आपने तो कहा था कि आप जल्दी काम पूरा करके आएंगे, तो अब क्या हुआ। ये देख राजवीर को समझ आ गया कि वो इतने गुस्से में क्यों थी। वो उसे शांत करते हुए बोला, इसकी बस काम हो ही गया था, मैं तो बस आ ही रहा था। इसके गुस्से में बोले, अच्छा जी, आप मुझे पागल बना रहे हो। राजवीर बोला, नहीं बाबा, बस हो ही गया। इसके ने पूछा, ठीक है, मान लिया आपकी बात। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा गुस्सा ना रहूं तो आपको मेरी भी एक बात माननी होगी। बोलिए, मंजूर है या नहीं। राजवीर ने कहा, हाँ ठीक है, बताओ तुम्हारी कौन सी बात माननी है। इसके ऑर्डर देते हुए बोली, वो आज ना हम सभी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। राजवीर ने पूछा, घूमने जाना है, लेकिन कहाँ, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है, अभी कहीं जा पाओगे। इसकी बोली, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अगर हम अभी कहीं जाएंगे तो रात तक ट्रिप करके कल वापस आ जाएंगे। राजवीर ने पूछा, और कल का दिन वेस्ट हो जाएगा, उसका क्या। इसकी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, प्लीज़ ना राजवीर। राजवीर ने पूछा, ओके फाइन, क्या डिसाइड है तो बताओ। इसकी जल्दी से बोली, वो हम सब हरिद्वार जाने का सोच रहे हैं, फिर वहाँ से ऋषिकेश। राजवीर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, और तुम्हें लगता है कि हम कल आ जाएंगे। इसकी चहकते हुए बोली, हाँ हाँ ना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अभी तो बस 11 ही बज रहे हैं। अगर हम 1 घंटे बाद भी निकले तो भी शाम तक हरिद्वार और रात को ऋषिकेश, फिर कैंप और फिर सीधे अपने घर दिल्ली। फिर इसकी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ राजवीर प्लीज़, अभी तो साउंड भी है और अच्छा भी लगेगा सब देखने में, प्लीज़ मान जाइए। लास्ट में राजवीर थक कर बोला, ओके फाइन, जल्दी रेडी हो जाओ। ये सुनते ही इसकी खुशी से चहकते हुए बोली, मैं जल्दी से फैमिली ग्रुप में मैसेज डालती हूँ कि आप मान गए। राजवीर तो बस इसकी खुशी को ही देख रहा था। उसे बस इसी बात की खुशी थी कि वो खुश थी। हरिद्वार उत्तराखंड का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है, जो 7 पवित्र स्थलों में से एक है। उसकी ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख गंगोत्री हिमनद से यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वो स्थान जहाँ पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार का अर्थ है हरि ईश्वर का अर्थ द्वार होता है। घर के सभी लोग रेडी होकर हॉल में बैठे थे। राजवीर आराम से सोफे पर बैठा हुआ सबका वेट कर रहा था। तभी अर्णव बोला, मीसा रूही कहाँ हो सब, जल्दी करो वरना जाने में भी लेट हो जाएगा और शाम की आरती छूट जाएगी। रूही ऊपर से बोली, डैड बस हो गया। मीसा बोली, डैड भी ना इतना जल्दी जल्दी करते हैं, जबकि हम शाम की आरती से पहले ही पहुंच जाएंगे, फिर भी हड़बड़ा रहे हैं। इसकी बोली, हाँ यार, लेकिन अब चलो भी वरना डांट पड़ जाएगी। इसकी ने ये कहा ही था कि तभी फिर से अर्णव जी की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मीसा और इसकी जल्दी से रूम से निकलकर हॉल में गए। उन्हें देख अर्णव बोला, तुम दोनों यहाँ हो तो रूही कहाँ है। तभी रूही सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, आ गई डैड बस। मीसा ने पूछा, वैसे हम जा कैसे रहे हैं। तभी मिहिर अंदर आते हुए बोला, इन सब ने तो कार का प्लान कर रखा था, लेकिन मैंने सोचा हमारी फैमिली ट्रिप बहुत कम होती हैं और ख़ास करके भाई के साथ, तो क्यों ना ये ट्रिप थोड़ी फिल्मी तरीके से हो जाए। तो मुझे वो मूवी हम साथ साथ हैं याद आ गई और मैंने सोचा क्यों ना वैसे ही एक बस ले ली जाए। कोमल ने पूछा, वाट, हम बस से जाएंगे। मिहिर बोला, मॉम डैड डोंट वरी, बहुत ही अच्छी हैं, हमारी कार से तो अच्छी ही हैं। मिसा बोली, वैसे ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है, इसीलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ने भी चेकते हुए कहा, इवन मुझे भी। उनकी बात सुनकर सभी रेडी हो गए। राजवीर तो बस इसकी ही खुशी चाहता था, वो उससे जो करने को कहती थी वो कर देता था, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और होने दिया जो हो रहा था। इसकी बहुत ही खुश थी। वो राजवीर के पास जाकर खड़ी हो गई
और वो उससे बोला, खुशी में ज़्यादा खुद को थका मत लेना और ना ही कहीं गिरना पड़ना। इसके एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी।